दोस्तों नमस्कार, मैं भानु प्रताप। आज हम बात करेंगे दहेज की, दहेज प्रथा की। आप जानते होंगे कि वर्तमान में दहेज हमारे समाज में और हमारे देश में एक भयानक रूप ले चुका है और आए दिन हमें ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं। कई लड़कियों की जान भी जा चुकी है इस वजह से। तो आज हम जानने की कोशिश करेंगे दोस्तों कि आखिर दहेज है क्या और कैसे ये हमारे समाज में आया और धीरे धीरे कैसे भयानक रूप हमारे समाज में ले चुका है। तो हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो यही जान लेते हैं कि दहेज होता क्या है दोस्तों। दहेज वह चीज़ है जब शादी के समय लड़की के फैमिली वाले लड़के को या लड़के की फैमिली को किसी भी प्रकार से प्रदान करते हैं, उनको देते हैं। जैसे कि ज़मीन हो गई, पैसा हो गया, कोई आभूषण, सोना चांदी, जो भी लड़की वाले लड़के वाले को प्रदान करते हैं शादी के समय, वह दहेज कहलाएगा। लेकिन हमें यहाँ जानना ये जरूरी है कि वो दहेज उसी समय कहा जाएगा। इसकी एक कंडीशन है, जब लड़के वालों ने डिमांड रखी हो, लड़के वाले ने शर्त रखी हो कि मैं शादी तभी करूँगा जब आप मुझे इतनी चीज़ें प्रोवाइड करवा दोगे। तो ऐसे समय में हम कह सकते हैं कि वो दहेज है। अगर लड़के वाले ने डिमांड नहीं रखी है और लड़की वाले अपने आप दे रहे हैं, तो फिर हमारा भारतीय कानून उसको दहेज के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता है। तो दोस्तों हम अब कोशिश करते हैं इसके इतिहास को जानने की कि आखिरकार इसके ऐतिहासिक पहलू क्या हैं। आखिर कोई चीज़ हमारे समाज में आई है तो वो कोई ऐसे तो आई नहीं होगी, उसके ऐतिहासिक पहलू जरूर रहे होंगे। तो दोस्तों हम ऐतिहासिक पहलू पर जानने की कोशिश करते हैं कि डाउरी के क्या हैं और दहेज के क्या हैं। आप जानते होंगे कि प्राचीन काल में और मध्यकालीन भारत में हमारा जो समाज था, हमारा जो देश था, वहाँ पर लड़कियों को उनकी पैतृक संपत्ति में यानी कि उनके पिताजी की संपत्ति में हिस्सा नहीं दिया जाता था। जायदाद में किसी भी प्रकार का कोई भी शेयर नहीं दिया जाता था, बल्कि लड़कों को पूरा शेयर होता था, लड़कियों को प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं दिया जाता था। और उनकी स्टडी पर भी प्रतिबंध थे, उनकी पढ़ाई लिखाई बिल्कुल बंद थी, क्योंकि लोग पढ़ने नहीं देते थे लड़कियों को। कहीं रूढ़िवादी सोच थी उस समय। और जो समाज था दोस्तों वो पुरुष प्रधान था। अब जब समाज पुरुष प्रधान है तो निश्चित तौर पर हम ये समझ सकते हैं कि वहाँ पर महिलाओं को जो अधिकार होंगे वे सीमित होंगे। कहीं ना कहीं उनको जो अधिकार दिए गए होंगे वो पुरुषों की तुलना में कम होंगे। तो अब इन सब कारणों से क्या हुआ कि लड़की को एक जिम्मेदारी के तौर पर समझने लगे। अपने जो उनके जो माँ बाप थे, उनके जो पेरेंट्स थे, लड़की को एक जिम्मेदारी समझते। तो उन्हें लगता था कि ये लड़की हमारे पास एक बोझ है, एक जिम्मेदारी है हमारे लिए। तो यही कारण था कि दहेज प्रथा दोस्तों अस्तित्व में आई। अब सवाल आया कि साहब लड़की बड़ी हो गई, अब शादी भी करनी है। अब लड़की का जो क्या कहते हैं दोस्तों, स्वाभाविक सी बात है, जब उसे पढ़ने लिखने नहीं दिया गया, समाज में उसको जाने नहीं दिया गया, तो उसका जो आर्थिक शोषण, आर्थिक और जो सामाजिक दोस्तों जो विकास होगा वो कहीं ना कहीं कम हुआ होगा। तो अब जब शादी का समय आया है तो शादी कैसे किया जाए। तो दोस्तों उस समय क्या किया जाता था, दहेज का रूप ऐसे ही धीरे धीरे लिया गया। शादी के समय पे क्या हुआ, फिर लड़की वाले दहेज देना स्टार्ट कर दिया। क्यों करने दिया, क्योंकि दोस्तों लड़की पढ़ी लिखी नहीं है और समाज में इतना उसको जाना पता नहीं है, क्योंकि वो समाज में गई नहीं है, इतनी एक्टिव नहीं है। तो अब बात करते हैं कि लड़के वाले जब शादी करने आएगा तो लड़की को इसलिए दिया जाता था दहेज उस समय प्राचीन काल में, उसकी एक सिक्योरिटी के लिए, उसके बुरे वक्त में उसके काम आ सके। तो पहले ये मोटिव होता था लड़के वाले की तरफ से जो अपनी लड़की के लिए दिया जाता था। एक पहलू ये भी है दोस्तों कि पहले जो बारात आती, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर दोस्तों हिंदू धर्म की, क्योंकि हिंदू धर्म में जो शादियाँ होती हैं बहुत दूर के उसमें होती हैं दोस्तों, वहाँ पर किसी प्रकार का कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए। तो जब बारात आती थी दोस्तों तो वो इतने दूर से आती थी, तो उसमें क्या बहुत खर्चा होता था। तो लड़की वाले की तरफ से ये भी तर्क दिया जाता था कि साहब ये तो आपकी बारात जो आप लेकर आए हो जो उसका खर्चा है। तो इस वजह से भी दहेज दिया जाता था। और एक कारण ये भी है, कभी कभी लड़की वाले ये भी बोल देते कि नहीं साहब ये तो एक छोटा सा गिफ्ट है हमारी तरफ से एक छोटा सा उपहार है जो लड़के वाले को हमारी तरफ से दिया जा रहा है। लेकिन दोस्तों अगर हम वर्तमान की बात करें तो एक जो दहेज है, दहेज प्रथा है, वो एक भयानक रूप ले चुका है। प्राचीन काल में आप देख रहे होंगे कि लड़की की अच्छाई के लिए, उसे बुरे वक्त के लिए दहेज दिया जाता था। लेकिन आज के समाज में हम देख रहे होंगे एक दहेज है वो एक लड़की के शोषण का जरिया बन गया है, लड़की के घर वालों को परेशान करने का एक माध्यम बन चुका है। और कहीं ना कहीं शादी करने के लिए यह एक शर्त सी बन गई है, एक डिमांड सी बन गई है कि साहब अगर दहेज की पूर्ति नहीं होगी तो हम शादी ही नहीं करेंगे। लेकिन प्राचीन काल में दोस्तों ये कोई शर्त नहीं थी, वहाँ पर सब अपने आप होता था। लेकिन वर्तमान में एक ये शर्त बन गई है कि इसके बगैर कुछ हो ही नहीं सकता। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि अगर कोई सिविल सर्वेंट है, कोई सिविल अधिकारी है, तो उसकी कीमत 50 लाख से 1 करोड़ तक है।
कोई डॉक्टर इंजीनियर है समाज में तो उसकी कीमत 50 लाख तक है, कोई कुछ और है तो उसकी थोड़ी कम कर लीजिए, कोई और है तो थोड़ी और कम कर लीजिए। कुल मिलाकर आप देख रहे होंगे कि एक धंधा सा चल रहा है, बोली सी लग रही है आप कि जिसकी जितनी क्षमता है, जितना पढ़ा लिखा है, जो जितने अच्छे ओहदे पर है, उस हिसाब से उसकी बोली लगने लगी है। 1 करोड़ कुछ भी। तो कहने का सेंस है कि आज वर्तमान स्वरूप है बहुत भयानक हो चुका है दहेज का। अब हमें दोस्तों यहाँ पर ये समझने की थोड़ी कोशिश करनी चाहिए कि जो दहेज है, जो दहेज प्रथा है, आखिर वर्तमान में कैसे भयानक रूप ले चुकी है और इसकी जड़ें मजबूत इतनी कैसे हैं। हमें ये सवाल करना चाहिए, क्या इसके लिए सिर्फ लड़के जिम्मेदार हैं या किसी भी प्रकार से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अगर हम देखें तो लड़की वाले या लड़के वाले के जो घर वाले हैं वो भी जिम्मेदार हैं। तो यहाँ मैं कहना क्या चाहता हूँ दोस्तों, जो लड़के और लड़की वाले कहीं ना कहीं दोनों ही जिम्मेदार हैं दहेज प्रथा को प्रमोट करने के लिए। कैसे दोस्तों, कुछ पॉइंट हैं जो मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूँ, जिससे हम एक समझने की कोशिश करेंगे कि दोनों कैसे जिम्मेदार हैं। दोस्तों, लड़के वाले की तरफ से तर्क दिया जाता है हमेशा कि साहब हमें दहेज इसलिए चाहिए क्योंकि लड़के वाले ये समझते हैं दोस्तों, ये उनकी प्रतिष्ठा का सवाल है। उनको अगर दहेज नहीं मिला तो समाज में लोग क्या कहेंगे कि साहब उनके लड़के को शादी में कुछ नहीं मिला। तो आप ये सोचिए कि आज का जो समाज है कहीं ना कहीं वो ये भी देखता है कि लड़के को शादी में क्या मिल रहा है, तो इस वजह से भी लड़के हैं वो दहेज की मांग करते हैं। और लड़की वाले भी दोस्तों यहाँ पर बराबर की जिम्मेदार हैं। मानकर चलिए अगर कोई लड़की वाले की जो फैमिली है वो बहुत पैसे वाली है और लड़की अच्छे घर से आती है, तो लड़की वाले भी साहब अपने आप दहेज देते हैं, भले ही लड़का वाला मांग ना रहा हो, क्योंकि उनके स्टेटस का सवाल है। मान लीजिए कोई सांसद, विधायक या कि किसी कलेक्टर की लड़की है, तो लड़की वाले इसलिए दहेज देना जाना अच्छा समझते हैं क्योंकि दिखना चाहिए समाज में कि साहब देखो हमारी लड़की, हमने अपनी लड़की में इतनी शादी की, इतने अच्छा बेहतरीन खाना दिया, हमने अच्छी कार दी, बहुत सोना चांदी दिया, तो लड़की वाले भी इसमें अपनी शान समझते हैं। तो ये दोनों पॉइंट हैं, दोनों की तरफ से किए जा रहे हैं। और दूसरा पॉइंट ये आता है लड़के वाले की तरफ से, जो बड़ाई मुझे लगता है वो दुर्भाग्यपूर्ण है और मुझे थोड़ा अच्छा भी नहीं लगता है कि ये कोई तर्क है। लड़के वाले अक्सर ये कहते हैं कि साहब हमने जो दहेज की मांग की है उसे एक्सपेक्ट करने के लिए लड़की वाले स्वतंत्र हैं, हम उन पर प्रेशर नहीं डाल रहे हैं। वो चाहें तो हमारी डिमांड को माने और ना चाहें तो हमारी डिमांड को ना माने। तो लड़के वाले ये भी तर्क देते हैं। वहीं पर इसके जवाब में लड़की वाले क्या कहते हैं, नहीं साहब ये कोई डिमांड नहीं है, ना ही कोई दहेज है, ये तो हमारी तरफ से एक छोटा सा उपहार है जो दूल्हे राजा को दिया जा रहा है। फिर लड़के वालों की तरफ से दोस्तों ये कहा जाता है कि साहब हमारा जो शादी में खर्चा हो रहा है उसका खर्चा कौन देगा, उसका जो खर्च हुआ है उसका पैसा कहाँ से आएगा। तो वो लड़की वाले देने की कोशिश करते हैं। और लड़की वाले किस आधार पर उस पैसे को देते हैं कि साहब ये तो हमारी लड़की की सिक्योरिटी के लिए, हमारी लड़की की सुरक्षा के लिए है जो हम आपको पैसा दे रहे हैं। और फिर एक तर्क और दिया जाता है लड़के वाले की तरफ से कि हमारा लड़का पढ़ा लिखा है। इसको अपन उदाहरण देकर समझने की कोशिश करते हैं। मानकर चलिए अगर किसी का लड़का कलेक्टर बन जाता है या डॉक्टर बन जाता है या कुछ अच्छा अधिकारी बन जाता है, तो उनके पेरेंट्स की ये मांग होती है कि साहब हमने अपने लड़के को यहाँ तक लाने के लिए बहुत खर्चा किया है, बहुत पैसा खर्च हुआ है इसकी पढ़ाई की लिखाई के लिए, तो हमें साहब वो पूर्ति करने के लिए तो दिया जाएगा। तो यहाँ पर लड़की वाले क्या बोलते हैं दोस्तों, लड़की वाले कहते हैं बिल्कुल साहब ये तो हमारी जिम्मेदारी है, हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम आपको ये पैसा दें। तो यहाँ पर वो पैसा दिया जाता है। और लास्ट में सबसे ज़्यादा जो चलन में तर्क आता है दोस्तों, जो दोनों ही तरफ से बराबर देखने को मिलता है, वो है कि साहब ये तो पुरानी परंपरा है इसलिए हम इसको निभा रहे हैं, ये कोई हमने तो चालू की नहीं है, बहुत बरसों से चली आ रही है, उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। चाहे फिर वो लड़की वाला हो चाहे लड़का वाला हो, लास्ट में हमें ये तर्क दोनों के मुंह से सुनने के लिए मिलता ही है। और इन्हीं कारणों से दोस्तों जो परिणाम हैं इस दहेज के वो बड़े भयानक हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक दोस्तों हर 1 घंटा 13 मिनट में हर एक लड़की की मौत होती है दहेज की वजह से। और भारत में हर 4 मिनट पर हर लड़की पर एक अत्याचार किया जा रहा है, वो भी दहेज की वजह से हो रहा है। और वर्तमान में इसका सबसे अच्छा उदाहरण आपने देखा ही होगा कि वो आयशा नाम की लड़की जिसने अहमदाबाद में सुसाइड किया, वो भी इसी का परिणाम था। तो आप देख रहे होंगे कि दहेज की वजह से हमारी महिलाओं का शोषण किस प्रकार से किया जा रहा है। अब दोस्तों हम यहाँ पर देखने की कोशिश ये भी करते हैं कि हमारी सरकार ने, हमारे संविधान ने, हमारे कानून ने इस सब पर पाबंदी लगाने के लिए, इसको कम करने के लिए क्या प्रयास किए। तो सबसे पहले तो उसमें यही आता है कि 1961 का एक एक्ट है दोस्तों, उसके तहत दहेज प्रथा को अवैधानिक करार दिया गया है। दहेज को लेना, उसकी मांग करना कानूनन जुर्म है, या किसी भी प्रकार से आप उसको लेते हैं इनडायरेक्टली वे में, तब भी वो आप पे जुर्म
कहलाएगा और आपको सज़ा भी हो सकती है। और आईपीसी की धारा 498A साफ साफ ये कहती है कि अगर आप दहेज में लिप्त पाए जाते हैं, अगर वो केस आप पर फाइल होता है और अगर उसकी पुष्टि हो जाती है तो आपको 3 साल तक की सज़ा हो सकती है, या हो सकता है कि कुछ आपको फ़ाइन देना पड़े, या ये भी हो सकता है कि आपको दोनों ही देना पड़े, सज़ा भी हो जाए प्लस आप पर फाइन भी लग जाए। हमारे देश में दोस्तों कानून बनाया गया, आईपीसी भी लाई गई, लेकिन इसके बाद भी आप जानते होंगे कि वर्तमान में भी दहेज धूमधाम से चल रहा है हमारे समाज में। आखिर ऐसे क्या कारण हैं कि हमारा जो लॉ है वो फेल हो चुका है इसको बंद कराने में, जबकि ये कानूनन जुर्म है, उसके बाद भी लोग इतनी आसानी से कैसे काम कर रहे हैं और कैसे दहेज प्रथा हमारे समाज में आज भी अस्तित्व बनाए हुए हैं। इसके दोस्तों कई कारण हैं। सबसे पहला जो कारण आता है वो आता है कि हमारे लोगों में संविधानवाद की कमी है। दोस्तों आप जानते होंगे कि लोग कुछ भी बोलें कि हमारा संविधान सबसे ऊपर है और सबको इसका रिस्पेक्ट करना चाहिए, इसकी इज्जत करनी चाहिए, लेकिन ये बातें दोस्तों उस समय हमें बेगानी सी लगती हैं जब लोग दहेज देना या लेना पसंद करते हैं। तो संविधान मानना और उसकी बातों को मानना दोनों में बड़ा अंतर है दोस्तों। ये कह देना कि हम संविधान को मानते हैं ये थोड़ी अलग चीज़ है, और संविधान में क्या लिखा है दोस्तों उसको मानना ये थोड़ी अलग चीज़ है। तो दोनों में अंतर है। दूसरे पॉइंट पे अगर हम बात करें तो वो आता है लैक ऑफ एजुकेशन। दोस्तों पढ़ाई लिखाई की कमी है, साक्षरता की कमी है, लोग शिक्षित नहीं हैं। इस वजह से भी ये चीज़ हमारे देश में चल रही है। वो कैसे चल रही है दोस्तों? जब लड़की पढ़ेगी लिखेगी तो हो सकता है कि उसकी नौकरी लगेगी, और नौकरी लगेगी तो पैसा भी आएगा दोस्तों। जब लड़की की आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाएगी, नौकरी लग जाएगी, तो फिर वो दहेज क्यों देगी? फिर तो वो कमा के वैसे ही खिला सकती है अपने पति को और अपने ससुराल वालों को। तो दहेज वहाँ देने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं पड़ेगी जब लड़की अपने पैरों पे खड़ी हो जाएगी। और फिर उस समय ये भी हो सकता है कि जो लड़की के पेरेंट्स वाले हैं वो भी ये कह सकते हैं कि मेरी लड़की अपने पैरों पे खड़ी है, मैं दहेज नहीं दूंगा, और मेरी लड़की आपको कमा के वैसे ही खिला सकती है। तो वहाँ पर दहेज देने का कोई औचित्य नहीं बन पाएगा। तीसरा सबसे बड़ा कारण ये भी आता है कि लोग धार्मिक रूढ़िवादी धार्मिक जो चीज़ें होती है उसमें भी जकड़े हुए हैं। तो धर्म के नाम पर भी लोग ये सब करने के लिए तैयार रहते हैं। चौथे पॉइंट पे अगर बात करें दोस्तों तो आप सभी जानते होंगे कि हमारा जो समाज है वो पुरुष प्रधान है। भले ही हमारा संविधान सबको बराबर हक देता हो, भले ही लड़कियों को बराबर हक देता हो पुरुषों के समान, लेकिन सच्चाई यही है कि आज भी महिलाओं को उस स्तर के अधिकार नहीं दिए गए हैं जो पुरुषों को मिले हुए हैं। इसके बाद आती है दोस्तों गरीबी। गरीबी एक मुख्य कारण है दहेज को प्रमोट करने के लिए। कई बार लड़कों को ये लगता है कि दहेज में जो पैसा मिलेगा शायद हमारी उससे जो आर्थिक स्थिति है वो सुधर जाए, शायद हम कुछ अच्छा कर पाएँ, वो जो हमें दहेज में पैसा मिलेगा हम उससे कुछ बिजनेस स्टार्ट कर पाएँ, या किसी भी प्रकार से हम उससे लाभ प्राप्त कर सकें। और सबसे लास्ट में दोस्तों एक पॉइंट ये आता है कि सबसे ज़्यादा इसमें जो महत्वपूर्ण है वो है एथिक्स। दोस्तों हमारी जो नैतिकता है दोस्तों वो ख़त्म हो चुकी है। हम आज जिस समाज का निर्माण कर रहे हैं, हमें ऐसा लगता है हम किसी चीज़ को सोचने का प्रयास नहीं करते हैं। हमें ये लगता है कि तत्काल वह चीज़ हमको फ़ायदा पहुंचाए, भले ही उसके दूरगामी परिणाम क्यों ना हो। और इस वजह से मैं ये चाहता भी हूँ दोस्तों, सरकार से भी मेरा निवेदन है कि जो नीति शास्त्र है दोस्तों वो स्कूल के चैप्टरों में पहले से ही ऐड कर दिया जाना चाहिए। हमें पता है नीति शास्त्र स्टूडेंट कब पढ़ता है, जब वो सिविल सर्विसेज में जाता है या स्कूल के बाद जाता है, जब वो नीति शास्त्र या एथिक्स पढ़ता है। तो दोस्तों जब आप स्कूल में एथिक्स की अलग बुक लेके आएंगे 5th क्लास या 6th क्लास से ऐड कर देंगे उसके सिलेबस में, तो वहाँ से जो स्टूडेंट की जो सोच डेवलप होगी ना तो बहुत अच्छी होगी। देखिए क्या होता है कि 12th तक मैं समझता हूँ पूरी तरीके से एक सोच डेवलप हो जाती है और वहाँ से उसका एटीट्यूड चेंज करना बड़ा कठिन होता है। इसलिए हमारी सरकार को ये ध्यान देना चाहिए जो एथिक्स है पहले ही सिलेबस में ऐड कर देने चाहिए स्कूल लेवल पे, जिससे उनके जो मानसिक विचार हैं, उनकी जो सोच है वो पॉजिटिव रहे और सकारात्मक रहे। अब यहाँ से सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये निकल कर आता है कि आगे का रास्ता दोस्तों क्या है। तो सबसे पहले तो यही है कि जो लड़कियां हैं एजुकेशन उनको बराबर प्रोवाइड कर देनी चाहिए। जितना आप लड़कों को तवज्जो देते हैं उतना ही लड़कियों की भी इज्जत करनी चाहिए, सम्मान करना चाहिए, और लड़का लड़की में बिल्कुल भी किसी भी प्रकार से भेद नहीं करना चाहिए। और लड़कियों को इस काबिल बनाना चाहिए कि वो वर्क करें, पैसा कमाएं, नौकरी लगाएं, लड़कों के तुलना में किसी भी प्रकार से वो कम नहीं होनी चाहिए। और तीसरे पॉइंट पर ये आता है दोस्तों कि लड़कियों को
अपनी जो पैतृक संपत्ति होती है, यानी कि उनके जो पिताजी का जो प्रॉपर्टी होता है, उसमें बराबर का शेयर होना चाहिए। यहाँ पर दोस्तों मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात बोलने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। दोस्तों हो सकता है कि आप में और हम में से कई लोग दहेज प्रथा का विरोध करते हों। आप कहते होंगे कि साहब नहीं, हम तो दहेज नहीं लेते और हम इस चीज़ का विरोध करते हैं। लेकिन अगर आप ये मानते हैं कि हम सच्चे संविधानवादी हैं और हम संविधान की इज्जत करते हैं, और आज का जो समाज है दोस्तों, उसमें एक नई थीम निकल के आई है अम्बेडकरवाद की दोस्तों। तो कुछ अम्बेडकरवादी लोग जो होते हैं वो कहते हैं कि साहब हम बहुत बड़े अम्बेडकरवादी लोग हैं, हम संविधान की बड़ी इज्जत करते हैं, संविधानवादी भी हैं। तो आज मैं कुछ बताने जा रहा हूँ, आंखें खोलने के लिए वो काफ़ी होगा मुझे लगता है आपकी। दोस्तों वो कैसे कहते हैं, सबसे पहला पॉइंट क्या देते हैं कि हम दहेज का विरोध करते हैं, हम अपनी बच्चों की शादी में दहेज नहीं मांगेंगे, इसलिए हम संविधानवादी हैं और अम्बेडकरवादी हैं। लेकिन दोस्तों मैं नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? अगर वो सच में संविधानवादी हैं और अम्बेडकरवादी हैं तो वो उस समय माना जाएगा जब वो अपनी लड़कियों को अपनी प्रॉपर्टी में 50% हिस्सा देने लगेंगे, तभी सच्चे मायने में माना जाएगा कि आप बिल्कुल आज संविधानवादी बन गए हैं। क्योंकि दहेज ना मांगना एक अलग चीज़ है और लड़कियों को प्रॉपर्टी में हिस्सा देना ये बहुत बड़ी बात होती है। हालांकि मैं इस चीज़ की भी सराहना करता हूं कि कुछ लोग दहेज का विरोध कर रहे हैं और दहेज नहीं मांगते हैं, ये भी अच्छी बात है। लेकिन सच में अगर आप बदलाव चाहते हैं तो आप लड़की को 50% हिस्सा दीजिए, तब हम मानेंगे कि आज आप सच्चे मायने में संविधानवादी बन गए हैं। ये सब जानने के बाद दोस्तों हमें कुछ पॉइंट हैं जो हमेशा याद रखने हैं, जो हमें ये हमेशा प्रेरणा देते रहेंगे कि दहेज को हमें प्रमोट नहीं करना है। सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि दहेज अवैधानिक है, दहेज का लेना या मांग करना पूरी तरीके से इनलीगल है, और आपको अगर ऐसा करते हुए पाया जाता है तो आपको सज़ा होगी। दूसरे नंबर पे ये आता है कि लड़कियों के अगेंस्ट है, अत्याचार कराने के लिए उनको मजबूर करता है और लड़कियों का शोषण करता है दहेज के रूप में, लड़के का परिवार होता है जो। तीसरे नंबर पे आता है कि संविधान विरोधी है दोस्तों। आप देख रहे होंगे ये आर्टिकल हमारा जो मौलिक अधिकार है, जो समानता का अधिकार है, उसके भी विरोध में है कहीं ना कहीं, तो ये आप देख रहे होंगे। अब दोस्तों मैं इन दो महान लोगों की बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ, इनके विचार हैं। सबसे पहले हमारे भारतीय संविधान के जनक डॉक्टर BR अम्बेडकर। दोस्तों इन्होंने एक महत्वपूर्ण थॉट बोला था जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। इन्होंने कहा था कि अगर आप किसी भी समाज के जानना चाहते हैं, आप इतना जानना चाहते हैं कि वो समाज सभ्य है या नहीं है, तो सबसे पहले आप उस समाज की महिलाओं को देखिए। अगर उस समाज की महिलाएं सभ्य हैं तो वो समाज अपने आप हम मान सकते हैं कि वो सभ्य है। और अगर कोई समाज अपने आप को सभ्य कह रहा है तो अल्टीमेटली अगर उसमें लड़कियां या महिलाएं उस अधिकार को प्राप्त नहीं कर पाती हैं जितना कि लड़कों को प्राप्त हैं, तो वो समाज कभी भी सभ्य नहीं हो सकता। तो सेंस यही है कि अगर आप किसी समाज को जानना चाहते हैं तो उस समाज की महिलाओं को देखिए, और महिलाओं की अगर स्थिति अच्छी है तो आप समझ जाइए कि उस समाज भी सभ्य है। दूसरे नंबर पे मैं बात करता हूँ राष्ट्रपिता यानी कि महात्मा गांधी जी की। दोस्तों इन्होंने कहा था कि अगर कोई व्यक्ति अगर दहेज की मांग करता है तो ना वो सिर्फ अपने देश का अपमान करता है, समाज का अपमान करता है और अपने घर वालों की भी इंसल्ट करता है, कुल मिलाकर वो अपनी भी इंसल्ट करता है और शिक्षा की भी इंसल्ट करता है। तो अगर वो दहेज मांग कर रहा है तो इन दोनों महापुरुषों के थॉट थे दोस्तों। अगर आप हमारे काम को पसंद कर रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।